नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वैशाली कपूर और बीच बहस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। वो कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं समसामयिक मुद्दों से जुड़े कुछ विषयों पर। और आज का विषय है श्रमिकों की कार्यक्षमता में श्रमिक संगठनों की भूमिका। जैसा आप जानते हैं कि हर श्रमिक किसी भी काम से जुड़ा हुआ होता है तो उसे अपने अधिकारों, अपनी सुविधाओं और अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज़रूरत पड़ती है एक संगठन की, जिसके पास जाकर के उसके पदाधिकारियों से वो बातचीत करता है और अपनी समस्याएं उनके सामने रख सकता है। अपने हक के लिए क्या सुविधाएं उसे दी गई हैं, किस तरह की मूलभूत सुविधाओं के लिए उसे हक मिला हुआ है, उन हक को वो उन श्रम संगठनों के माध्यम से ले सकता है। आज ऐसे ही एक श्रम संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं, हमारे विशेषज्ञ अतिथि। सबसे पहले उनका स्वागत करना चाहूंगी मैं। हमारे साथ हैं श्री BL बैरवा जी। सर, स्वागत है आपका। BL बैरवा साहब जो हैं वो रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत की शुरुआत करती हूं। मैं जानना चाहूंगी बैरवा साहब आपसे, आप बताएं कि जो इस तरह की यूनियंस होती हैं, श्रम संगठन होते हैं, उनकी क्या भूमिका रहती है, किस तरह के कार्य वो करते हैं और क्या क्या भूमिकाएं निभाते हैं? देखिए, जो श्रम संगठन है जी, उनका किसी भी उद्योग में, व्यवसाय में, विभाग में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और मैं ये कहूँ कि यदि श्रम संगठन नहीं हो तो वो जो व्यवसाय है, उद्योग है या विभाग है, उसमें काम लेना मुश्किल हो जाता है। एक तरह से जो श्रमिक संगठन है वो सरकार और श्रमिकों के बीच में लाइजन का काम करते हैं। मतलब जो श्रमिकों की समस्याएं उनको प्रशासन के सामने श्रमिक संगठन रखते हैं। और दूसरी बात यहाँ ये भी है कि यदि श्रमिक संगठन नहीं होंगे तो कोई भी श्रमिक अपनी बात को प्रशासन के सामने, अधिकारियों के सामने रख नहीं पाएगा जी, क्योंकि उसको इस बात का डर रहता है कि मैं ये अपनी समस्या को लेकर के जाऊंगा तो कहीं मेरा इसके खिलाफ में शोषण हो जाएगा या उल्टा हरेसमेंट मेरे साथ चालू हो जाएगा। तो इस काम के लिए भी श्रमिक संगठन का होना बहुत ज़रूरी है जी। एक तो ये बात है। दूसरा, जो भी विभाग और उद्योग व्यवसाय है उसमें श्रमिक संगठन है, उसमें जो विषय के जानकार लोग होते हैं जी। मतलब जैसे अभी आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पे रेलवे के अंदर या दूसरे विभागों में, केंद्र सरकार में, जब जैसे कर्मचारियों के वेतन भत्ते इसकी बात आती है जी, तो आम कर्मचारी इस बारे में ज्ञान नहीं रखता है। लेकिन श्रमिक संगठन है वो पहला वेतन आयोग से लेके छठे वेतन आयोग तक उनके हित में क्या कानून बने, क्या सिफारिशें हुई और बदलते हालात में आज उनके लिए क्या किए जाने की आवश्यकता है, इसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरी बात क्या है कि सिर्फ काम लेना ही एक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता जी। मतलब जब तक वो श्रमिक हैं, उनके सुख सुविधाएं, उनके जो बच्चों का, परिवार का और उनके भविष्य के बारे में हम ध्यान नहीं रखेंगे तब तक वो अच्छे ढंग से काम नहीं कर सकते। और इस काम को श्रमिक संगठन बहुत अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। देश में आज़ादी से ही नहीं, आज़ादी से पहले भी जो हमारे यहाँ श्रमिक संगठन रहे हैं और उन श्रमिक संगठनों ने समय समय पर जी अपना योगदान निभाया है जी। और जब श्रमिकों की बात को नहीं माना तो उन्होंने आंदोलन भी किए हैं जी, और अपनी बात को मनवाया भी है। और यही कारण है कि हम बड़े से बड़े विभाग जैसे रेलवे है, रेलवे के अंदर मतलब आज की तारीख में लगभग 16 लाख कर्मचारी हैं जी। अब 16 लाख कर्मचारी को एक सूत्र में बांध करके और रेल का संचालन करना, ये जब ही संभव हो सकता है जब सारे वहाँ के जो श्रमिक हैं जी वो संतुष्ट रहें, वो अपना काम करें। वो जब ही करेंगे जब उनकी जो जायज़ मांगे हैं वो समय समय पर पूरी होती रहे। यहाँ बैरवा साहब, जैसा आपने कहा कि अखिल भारतीय, आपका जो संगठन है अखिल भारतीय SC ST रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन है, इसकी अगर हम बात करें तो जैसा आपने बताया कि एक तो श्रमिकों को संगठित रखने का काम करता है, दूसरा आप उन्हें उनके जो हक हैं उनके लिए जागरूक करने का काम करता है, चाहे वो वेतन हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो, उनके लिए जागरूक करने का काम करता है। और रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन की और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या आप मानते हैं कि आपकी ये जो एसोसिएशन है इनकी प्रासंगिकता क्या है?
एक्चुअली रेलवे के अंदर अभी इस समय हमारे यहाँ 2 ट्रेड यूनियन हैं जी। एक NFIR इंटक से संबंधित संगठन है जी। और एक AIRF संगठन है जो लाल झंडे वाला संगठन कहलाता है जी। तो वो 2 ट्रेड यूनियन है। वो ट्रेड यूनियन के साथ साथ में एक हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है जी। जो हमारा ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है वो SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ के हित में काम करता है। उनके जो संवैधानिक हक और अधिकार हैं उनके बारे में वो काम करता है, लेकिन साथ साथ जो आम श्रमिक की जो बातें हैं उनमें भी हम अपना योगदान देते हैं और जो दोनों श्रमिक संगठन है वो भी समय समय पर अपनी बात रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अभी जो बजट पेश हुआ तो बजट के बाद में एक नई चीज़, बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आई कि PPP पर काम किया जा रहा है जी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जी। ये निजी और सार्वजनिक सहभागिता आधारित मॉडल है। अपने दर्शकों के लिए बता दें हम कि निजी और सार्वजनिक सहभागिता का मतलब ये है कि कुछ भाग निजी रहता है उसमें और कोई जो भी एक नई योजना या परियोजना शुरू की जाती है उसमें निजी और सार्वजनिक सहभागिता के माध्यम से उस योजना में बजट का माध्यम किया जाता है। तो ये जो PPP है इसके बारे में मैं थोड़ा सा खुलासा करना चाहता हूँ जी कि जैसे मान लो कि एक रेल लाइन बिछानी है, जयपुर से अहमदाबाद तक करना है जी, अलग लाइन बिछानी है, या कोई जैसे अभी राजस्थान सरकार के पास में पैसा नहीं था जी, रेलवे के पास इतना पैसा नहीं था कि डूंगरपुर से बांसवाड़ा तक रेल लाइन बिछाई जा सके जी, तो उसमें राजस्थान सरकार ने योगदान दिया जी। और ऐसे ही PPP के मॉडल पर रेल लाइन बिछाने का काम होता है तो उसमें हमारी आपत्ति नहीं है जी। हमारे श्रमिक संगठनों की उसमें आपत्ति नहीं है। हमारी आपत्ति ये है कि रेल का कार्य, जैसे रेल को चलाने के लिए ड्राइवर काम कर रहे हैं जी, रेल को चलाने के लिए गार्ड काम कर रहा है जी, स्टेशन मास्टर काम कर रहा है जी, बुकिंग में जो टिकट जारी करने का काम बुकिंग में हो रहा है जी। ऐसे जो अनेकों काम रेल कर्मचारी कर रहे हैं उस काम को PPP के मॉडल के तहत आउटसोर्स करना या प्राइवेट सेक्टर को देना, इसके हम खिलाफ हैं जी। और ये हम इसके खिलाफ इसलिए हैं कि इससे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट घटेगा। प्राइवेटाइजेशन के अंदर होता ये है कि एक आदमी को ठेका दे दिया जाता है जी, और वो आदमी लोगों से काम लेता है और उनको प्रॉपर मजदूरी भी वो नहीं देता है जी। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे के अंदर सबरमन ट्रेन जहाँ है जी, वहाँ पर हर स्टेशन पर एक बूट पॉलिश का मतलब लाइसेंस जारी किया हुआ था जी। तो उसके तहत वो उसकी दर निर्धारित थी तो वो लोग दिन भर वहाँ जॉब करके अच्छा पैसा वो कमाते थे जी। लेकिन सरकार ने क्या किया कि उसको आउटसोर्स कर दिया जी। मतलब पूरा सबरमन एरिया में उस काम को प्राइवेट लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया जी। तो जिसको कॉन्ट्रैक्ट पे दिया उस आदमी ने उन्हीं आदमियों को ठेके पर मतलब मजदूरी पर अपने पास रखा जी। जब मजदूरी पर रखा तो जो पैसा वो पूरे दिन में कमाते थे वो उतना पैसा उसको नहीं मिलता था जी। इस कारण से बहुत सारे घर बेघर हो गए जी। और काम वही हो रहा था मतलब एक पर्टिकुलर ठेकेदार को वो लाभ पहुंचाने वाला काम हो गया। तो इसी तरह रेल के अंदर जैसे सफाई का काम है जी। अब सफाई की जब बात आती है तो आम जो नागरिक है हमारी जनता है जी। वो ये मांग करती है कि साफ सफाई होनी चाहिए जी। हम भी इसके पक्षधर हैं होनी चाहिए लेकिन इसको आउटसोर्स करना कोई सॉल्यूशन नहीं है जी। हमने कई बार ये सलाह दी है हमने रेल मंत्रालय में भी यहाँ जनरल मैनेजर को भी कि आप जो कॉन्ट्रैक्ट पे सफाई का काम देते हैं जी। उसमें वो कॉन्ट्रैक्टर उस सफाई वाले कर्मचारी को ट्रेंड करता है लेटेस्ट इक्विपमेंट देता है सेफ्टी के इक्विपमेंट देता है जी। उसको दस्ताने वगैरह सब देता है और मशीनरी अच्छी देता है जिससे वो अच्छी साफ सफाई कर पाता है लेकिन उसको तनख्वाह उतना नहीं मिलता जितना रेलवे देता है तो क्यों नहीं हम हमारा जो सफाई वाला है उसको ट्रेंड करके ये सारे इक्विपमेंट दे के उससे सफाई का काम कराएं। बिल्कुल। एक बात दूसरी बात हमारा ये भी मानना है
कि जिस आदमी को सरकारी नौकरी पर रख के हम काम लेते हैं तो वो ज़्यादा जिम्मेदारी महसूस करता है जी। और जो आदमी को ठेके पे काम दिया जाता है वो वन टाइम ठेके पे काम करके चला जाता है, लेकिन वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं करता है जी। तो इस वजह से भी हम इन चीज़ों के खिलाफ में हैं। दूसरा, हमारा जो भारत देश है ये मतलब विशाल आबादी वाला क्षेत्र है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। अभी हम इतना विकसित नहीं कर पाए हैं कि दूसरे देशों की तुलना में हम लोग अपने यहाँ पर आउटसोर्सिंग या ट्रिपल पी वाला मॉडल या प्राइवेटाइजेशन के दिशा में हम जा सकें। हमारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ये भी है कि यहाँ की जो आबादी है उसको सबको हम रोजगार दे पाएं। जी बिल्कुल बैरवा जी, यहाँ मैं ये जानना चाहूँगी, जैसा आपने कहा कि एक तो वेतन कम दिया जाता है जो सबसे बड़ी समस्या श्रमिकों को महसूस होती है, और क्या क्या ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए आप उन्हें जागरूक करते हैं? क्या क्या सुविधाएं सरकार की ओर से दी गई हैं और किन सुविधाओं की मांग आप कर रहे हैं? एक्चुअली जहाँ कानून की बात है, देखिए भारत के अंदर भी श्रमिकों के लिए कानून बने हुए हैं जी, और वो जो प्राइवेट फैक्ट्री है उस पर भी वो लागू हैं और सरकारी जो विभाग है उसमें भी वो लागू हैं जी। मतलब लागू होते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनको लागू नहीं किया जाता है जी। जैसे एक श्रमिक को उसके स्वास्थ्य के लिए मतलब हॉस्पिटल फैसिलिटी होना चाहिए, या तो खुद का निजी हॉस्पिटल हो जैसे रेल में है, दूसरे अन्य विभागों में भी है, या फिर किसी हॉस्पिटल के साथ अटैच होना चाहिए। वो श्रमिक जब स्वस्थ रहेगा तभी वो काम कर पाएगा, या उसके जो बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी मन लगा के काम कर पाएगा। दूसरी बात यह है कि जैसे शिक्षा का क्षेत्र है जी, शिक्षा के क्षेत्र में भी मतलब इंस्ट्रक्शन है कि जो श्रमिक हैं उनके बच्चों की शिक्षा का हमको ध्यान रखना है। उनके लिए स्कूल खोलने चाहिए, स्कूल कॉलेज, या फिर उनको आगे शिक्षा लेने के लिए हमें मदद करनी चाहिए जी। उनको श्रमिकों के रहने के लिए एक समुचित आवास व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो लोग वहाँ रह सकें। नहीं तो आपने देखा है कि लोगों को रहने को मकान नहीं मिलते हैं, अच्छा माहौल नहीं मिलता है, अच्छा वातावरण नहीं मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं दी हुई हैं, प्रावधान है, लेकिन मिलता नहीं है। और इसी काम को श्रमिक संगठन करता है, मतलब मैनेजमेंट के साथ में चर्चा करके और उनसे लड़ के झगड़ करके इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम किया जाता है, और ताकि वो अच्छे ढंग से काम कर सकें। तो एक तरह से श्रमिक संगठन एक कड़ी का काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये आपने कहा कि जोड़ने वाली कड़ी है, जो प्रबंधन और श्रमिकों के बीच की जोड़ने वाली कड़ी है आपकी यूनियंस। जैसा आपने कहा कि उनके लिए सुविधाओं को मुहैया कराने का प्रयास आपकी यूनियन के जरिए किया जाता है। आपने ये भी कहा कि उनके बच्चों के लिए शिक्षा, साथ ही उनके लिए आवास, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए चिकित्सा सुविधाओं की आप बात करते हैं। हमारे विषय पर एक बार वापस मैं आना चाहूँगी। जैसा हमने कार्यक्षमता को बढ़ाने की बात कही, तो क्या श्रमिकों के कार्यक्षमता या कार्यदक्षता को बढ़ाने के लिए भी यूनियन प्रयास करते हैं, और ये प्रयास किस तरह से किए जाते हैं, क्या कदम उठाए जाते हैं? देखिए, श्रमिकों की कार्य क्षमता को मैं आपको जो बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का कार्य क्षमता में योगदान है जी, कि जब वो उसको उसके हक और अधिकार मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी, तो निश्चित रूप से इसका कार्य क्षमता पर प्रभाव पड़ेगा जी। और दूसरी बात यह है कि जैसे विभागों के अंदर जब कर्मचारियों के अंदर असंतोष होता है या उसको उसका समुचित अधिकार नहीं मिलता है, तो वो मन लगा के काम नहीं कर पाता है। तो जब उसको वो अधिकार मिल जाते हैं तो वो मन लगा के काम करता है और उसकी दक्षता बढ़ती है। और आपने देखा होगा कि कोई किसी आदमी से जब ज़्यादा काम लेना होता है तो उसको थोड़ा सा मीठा बोल के या उसको एक कप चाय पिला के या उसकी जो मेन प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान आकर्षित करके उसके घर के हालचाल पूछ करके हम उससे 1 घंटा ज़्यादा काम ले पाते हैं। तो श्रमिक संगठन है वो समय समय पर प्रशासन के पास ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिनमें जैसे उनको ट्रेनिंग है। अब प्रावधान है कि आजकल आपने देख रहे हैं कि कंप्यूटराइजेशन हर विभाग के अंदर हो रहा है जी। तो नियम ये हो गया है कि पेपरलेस वर्किंग होना चाहिए, ई डाक होना चाहिए, मतलब
पेपर डाक से भेजने के बजाय ई डाक होना चाहिए। हर सूचना FTP पर होना चाहिए ताकि कोई भी देख सके। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ये निर्देश जारी किए हैं सारे विभागों को, और वो ये जारी किए हैं कि उनको हर रोज़ की सूचना सुबह 10 बजे उनके सामने ये होनी चाहिए कि फलां मिनिस्ट्री में आज के दिन इतना हमारा आय हुआ और इतना हमारा खर्चा हुआ, डेली चाहिए जी। अब ये काम कंप्यूटर के बिना, नेट के बिना हो नहीं सकता, और इस काम को करने के लिए प्रशासन कंप्यूटर सफिशेंट उपलब्ध नहीं कराए, उनको कंप्यूटर का ट्रेनिंग नहीं दे, उनको जो ट्रेनिंग नहीं दे ऑल टाइप की, तो वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसे मुद्दों को उठाते हैं, श्रमिक संगठन इन मुद्दों को उठाता है कि आप इनको ट्रेनिंग दो, सुविधाएं दो और काम को लो, त्वरित गति से आगे बढ़ाने के लिए हम लोग अपना योगदान उसमें देते रहते हैं। जी, तो आपने ये बताया कि प्रशिक्षण के लिए काम आप प्रमुख रूप से कर रहे हैं। जो भी नई तकनीक आती है, जो भी नया तरीका आता है काम करने का, वो सिखाने का प्रयास किया जाता है श्रमिकों को। जैसा आपने बताया, अभी आपने कहा कि वेतन आयोग, 7वें वेतन आयोग की भी बात आपने कही, साथ ही आपने ये कहा कि उन्हें समुचित वेतन नहीं मिलता है तो आप प्रयास करते हैं। वेतन आपका क्या मानना है? और एक श्रमिक यदि वो जो 8 घंटे या 10 घंटे काम करने के उसके घंटे हैं, उतने घंटे काम करने के बाद उसे कितना वेतन मिनिमम कम से कम मिलना चाहिए? और ये जो वेतन आयोग की मांग आप कर रहे हैं, 7वें वेतन आयोग की, उसके बाद कितना वेतन श्रमिकों को मिलेगा? देखिए, पहला वेतन आयोग का जब गठन हुआ था, उस समय इस तरह की मतलब नीति का निर्धारण हो गया था कि कम मिनिमम जो वेतन है वो कितना उसको मिलना चाहिए। उसके बाद जैसे हमारा महंगाई बढ़ता है, उसके साथ महंगाई भत्ता को रिलेट किया गया, और जब अगला वेतन आयोग का गठन होता है या 100% से ज़्यादा DA हो जाता है महंगाई भत्ता, तो उसको उसमें मर्ज कर दिया जाता है। इसके साथ साथ जो विभिन्न अलाउंसेज होते हैं उनमें बढ़ोतरी की जाती है। तो ये नॉर्म्स तय हैं जी। और ये मतलब हर 10 साल बाद में वेतन आयोग का गठन होता है, और फिर उसकी जो सिफारिश होती है वो सिफारिशों को सरकार जो मानने लायक होती है उनको मानती है, और वो कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है। अभी जो हाल ही में वेतन आयोग का 7वें वेतन आयोग का गठन पिछली सरकार ने किया जी। और 100% DA हो गया है। कर्मचारियों में इस बात को लेके बड़ा आक्रोश है जी। कि जो जैसा कि पहले से तय था कि 100% 100% जब DA हो जाएगा तो वो मतलब वेतन में मर्ज करके, और जब तक सिफारिश नहीं आती है जब तक उनको ये लाभ दिया जाएगा। अब न तो सिफारिश आ रही है, न ये आगे बढ़ रहा है मामला जी। और न उनको वो जो लाभ है वो दिया जा रहा है। तो ये दूसरी बात क्या है कि जैसे मैं एक सरकारी कर्मचारी के अलावा भी बात करना चाहूँगा कि जिनमें जैसे एक मजदूर है जी, निजी क्षेत्र की बात, निजी क्षेत्र की सरकारी सर्विस नौकरों के लिए तो बहुत सारे कानून तय हैं जी, और जिनके तहत उनको तनख्वाह मिलती है। 10 साल बाद उनका नया वेतन आयोग का गठन हो जाता है, उनका DA भी बढ़ जाता है, उनका हाउस रेंट भी बढ़ जाता है। मतलब कानून हैं, नहीं मानते हैं तो हम लोग आंदोलन करते हैं। लेकिन निजी क्षेत्र में बहुत बुरे हालात हैं जी। निजी क्षेत्र के अंदर वेतन के बारे में, वेतन भत्तों के बारे में कोई निर्धारित पॉलिसी नहीं है, नीति नहीं है जी। तो मैं तो ये हम कई बार सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि निजी क्षेत्र के अंदर जो श्रमिक हैं उनके वेतन भत्ते और सुविधाओं के बारे में एक कानून बनना चाहिए जी। सिर्फ ये कानून बनाने से काम नहीं चलेगा कि मिनिमम वेतन इतना देना है, मतलब आप उससे जो निजी क्षेत्र में जितना काम लिया जा रहा है उतना उसको वेतन देना चाहिए, और उसको इसके साथ भी जोड़ के देखना चाहिए कि सरकारी महकमे के अंदर कितना वेतन दिया जा रहा है। एक तो ये बात। दूसरा जो सबसे बड़ा आक्रोश लोगों में है जी। वो ये है कि कर्मचारियों को जो वेतन मिलता है जी, महंगाई भत्ता महंगाई से जुड़ा हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सारे भत्ते किसी न किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं, और जो काम सरकार को सेवा दे रहे हैं उसके बदले में एक वेतन फिक्स है। लेकिन इसमें से अधिकांश हिस्सा कर्मचारी जो नॉन गजेटेड कर्मचारी होते हैं
वो इनकम टैक्स के अंदर पे करते हैं। इनकम टैक्स एक ऐसा मुद्दा है PPP निजीकरण के बाद में, जिसके ऊपर सभी कर्मचारियों में रोष है और ऐसी मांग करते हैं कि कम से कम नॉन गजेटेड स्टाफ को ये आयकर